नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह मॉडर्न इंडिया की सेकेंड वीडियो है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एवं कॉन्सेप्ट है। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चाहे तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन यह है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग के क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। और पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने अस्थाई बंदोबस्त देखा था जो 1793 में लागू हुआ था और कॉर्नवालिस ने लागू किया था। और यहाँ पर देख लेते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था और इससे संबंधित और भी कई महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उन सबों को यहीं पर ही देख लेते हैं क्योंकि एक ही जगह चीज़ें रहेंगी तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का विचार किसने दिया? तो इसमें दो लोग हैं, थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड। थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड ने विचार दिया था। पूछ देगा कि सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के बारामहल जिले में। और पूछ देगा कब लागू हुई थी? तो 1792 में। और वो अस्थाई बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस ने लागू किया था वो 1793 में है। और पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कुल कितने % क्षेत्रफल पर लागू थी? तो आंसर हो जाएगा 51%। एक क्वेश्चन यह बन सकता है और या तथ्य है, इसको ध्यान में रखना होगा कि रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का मतलब किसान जो खेती करता है, रैयत। तो इसमें ज़मीन का मालिकाना हक रैयत को ही दिया गया और यानी किसान को ही दिया गया। और वो किसान यानी रैयत सीधे सरकार को जाके भूमि का जो कर था या लगान थी वो जमा करता था। और इस व्यवस्था में भूमि का जो कर था यानी देखते हैं कि प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे, आंसर हो जाएगा ए, दादा भाई नौरोजी। अब दो तीन प्रश्न यहाँ से और बन सकते थे कि कब बने थे? तो आंसर हो जाएगा 1892 में। कहाँ से बने थे? फिन्सबरी से। फिन्सबरी से। किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से। लिबरल पार्टी से। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? श्वेत विद्रोह किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। कहाँ हुआ था? मुंगेर एवं इलाहाबाद में। किस लिए हुआ था? किसने किया था? तो ब्रिटिश सैनिकों ने किया था। और चूंकि वे श्वेत थे, वाइट थे, इसलिए इसको श्वेत विद्रोह, वाइट विद्रोह बोलते हैं। और किस लिए किया था? तो वे जो भत्ता मिल रहा था तो उन्हें लगता था कि वो भत्ता कम मिल रहा है, इसलिए वो विद्रोह किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 में कौन सम्मिलित था? बक्सर के युद्ध में कौन सम्मिलित था? तो दोस्तों इसमें तीनों लोग सम्मिलित थे। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों लोग सम्मिलित थे। और जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। और बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसी टाट था। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और बक्सर का युद्ध दोस्तों प्लासी के युद्ध से इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ तीनों शक्ति देखिए, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और स्वयं मुगल सम्राट, तीनों मिल के गठबंधन करके आ रहे हैं, फिर भी अंग्रेज इनको हरा रहे हैं। तो अब अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए भारत में कोई शक्ति ही नहीं बची थी और अंग्रेज़ों ने भारतीयों लोगों के बल पर ही भारतीय राजाओं को हराया एवं 190 साल तक गुलाम बनाए रखा। तो इतिहास से सीख लेनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि 12 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके साथ की? तो बक्सर के युद्ध के बाद जो उत्पन्न परिस्थितियां थी उसमें ही इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी और 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि थी, इसलिए इसको याद रखना है।
तो रॉबर्ट क्लाइव ने यह संधि की थी, किसके साथ की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने यह संधि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम। तो आंसर हो जाएगा सी, शाह आलम। शाह आलम, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, पूरा नाम है इनका, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। आंसर हो जाएगा सी। इस संधि में दोस्तों तीन मतलब शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन को एकदम मजबूत बना दी। इन तीनों शर्तों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस संधि की प्रथम शर्त तो यह थी कि मुगल सम्राट शाह आलम ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। दीवानी का मतलब है कि कर वसूलने, राजस्व वसूलने का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से कड़ा एवं मानुकपुर ले लिया तथा मुगल बादशाह को दे दिया, शाह आलम को दे दिया। और तीसरी शर्त थी इसमें यह कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल सम्राट को प्रति वर्ष 26 लाख रुपए देने का वचन दिया। ये तीन चीज़ों को याद रखना है। पूछ सकता है कि इसमें क्या शामिल था या क्या शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? वही वाला है, इलाहाबाद की प्रथम संधि वाला ये क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। अगला दोस्तों कि सैडलर आयोग किससे संबंधित है? सैडलर आयोग किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा से संबंधित है। और सैडलर आयोग कब बना था? 1917 में। और इसमें दो भारतीय भी थे, आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन अहमद। और सैडलर आयोग की रिपोर्ट पर वाराणसी, लखनऊ, अलीगढ़, पटना, मैसूर एवं ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सैडलर आयोग में अन्य भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे, उसको अगली वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत ने किस अधिनियम के तहत प्रथम बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया? तो आंसर हो जाएगा बी, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। और दोस्तों इस अधिनियम को इसलिए भी याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब यूरोप का कोई भी व्यक्ति आके भारत के साथ व्यापार कर सकता था, और पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती थी। तो अब उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन दो चीज़ें अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास रखी गई, यानी कि उन दो चीज़ों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। एक था चाय, दूसरा था चाइना। चाइना के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी, और चाय जो हम लोग पीते हैं तो उसके साथ अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, यूरोप के अन्य लोग नहीं कर पाते थे। बाकी सब में फ्री छोड़ दिया गया, जिस यूरोपीय को व्यापार करना है वाकई करे। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? आंसर हो जाएगा ए, मदन मोहन मालवीय ने। कब किया? तो 4 फरवरी 1916 को, और बसंत पंचमी थी उस दिन। और उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय वायसराय थे उस समय। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके समय आया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके समय आया? आंसर हो जाएगा डी, लिटन के समय। और दोस्तों वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या, ये समझ लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट उन पर लागू होता था जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छपते थे। भारतीय भाषाओं का मतलब हो गया कि उर्दू में चाहे समाचार पत्र छप रहा हो, या हिंदी में छप रहा हो, या बांग्ला में छप रहा हो, यानी कि अंग्रेजी को छोड़कर जो भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र छप रहे थे उन पर यह लागू होता था केवल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। इसीलिए दोस्तों उस समय की जो पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका जिसको शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने निकाला था, तो यह पत्रिका पहले बांग्ला में निकलती थी, किंतु जब यह अधिनियम आया तो वह इंग्लिश में निकलने लगी, क्योंकि इंग्लिश वाली मैगजीन पर यह नियम लागू नहीं होता था। और इस अधिनियम
के तहत जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक मैगजीन निकाली थी, पत्रिका निकाली थी, सोम प्रकाश, उस पे बैन लग गया था। इन दोनों तथ्यों को भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश यह सही है, और क्योंकि यह सही है, आंध्र प्रदेश में हुआ था 1922 और 1924 के बीच में, और इसका नेतृत्व किया था अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू ने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला है बी, बेलूटम्पी विद्रोह केरल, यह भी सही है, और इसमें उस समय हुआ था 1808 और 1809 के बीच में, और त्रावणकोर के दीवान थे बेलूटम्पी, तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पर हमला कर दिया था और इनको मार डाला था, और इनको मृत्यु के बाद भी उन्होंने जनता में दहशत फैलाने के लिए फांसी दे दी थी। अगला है खांसी विद्रोह मेघालय, खांसी विद्रोह मेघालय यह भी सही है, और यह हुआ था 1828 से 1833 के बीच में, और इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने। जो डी है सन्यासी विद्रोह पंजाब, यह गलत है, क्योंकि सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था और 1770 और 1780 के बीच में हुआ था, और उस समय चूँकि बंगाल में अकाल पड़ा था और जनता स्वयं कष्ट में थी और तीर्थ यात्रा कर लगा दिए गए थे उसी समय, तो सन्यासियों को बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया था बंगाल में 1770 और 1780 के बीच में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय ने दी थी। यहाँ दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको रुक के 2-3 मिनट समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? आंसर हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय ने। और हुआ यह था कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुगल बादशाह को प्रतिवर्ष कंपनी 26 लाख रुपए, प्रतिवर्ष कंपनी 26 लाख रुपए पेंशन देती थी। तो उस पेंशन को बढ़वाने के लिए अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन के शासक थे जो विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था और राजा की उपाधि देकर भेजा था, ताकि वहाँ उनका उचित सम्मान हो सके। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। दूसरा यह भी ध्यान रखना है कि जब राजा राम मोहन राय ब्रिटेन गए अकबर द्वितीय की पेंशन को बढ़वाने के लिए, तो उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी और वहीं उनको दफना भी दिया गया था। तो राजा राम मोहन राय की कब्र ब्रिस्टल इंग्लैंड में है, और मृत्यु 1833 में हो गई थी। और तो कुछ नहीं है, यही इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों थोड़ा यह समझ लीजिए कि अकबर द्वितीय अंग्रेज़ों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में, दोस्तों डेट याद रखिए, अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के समय दिल्ली पर अधिकार कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया अंग्रेज़ों ने 1803 ईस्वी में। किसके समय? शाह आलम द्वितीय के समय। तो शाह आलम कुछ समय बीमार थे और 2-3 साल बाद 1806 में मृत्यु हो गई शाह आलम द्वितीय की। तो मुगल बादशाह बने अकबर द्वितीय और अंग्रेज़ों ने बनाया। तो दोस्तों ये देख लीजिए थोड़ा सा रुक के कि एक समय था कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से आगरा में मिले थे सिर झुका के, और अपने लिए 3 शर्तें मांगी थी। अपने लिए 3 मांगा था, जहांगीर ने 3 दे भी दिया था, कि जैसे 400 का मनसब दिया था कैप्टन हॉकिंस को, खान की उपाधि दे दी थी, और सूरत में अपनी अंग्रेज़ों को फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति भी दे दी। हालांकि बाद में पुर्तगालियों ने कान भरा जहांगीर का, तो सूरत में कंपनी फैक्ट्री लगाने की अनुमति वापस ले ली। लेकिन 1613 में जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने या जारी रखने की पुनः अनुमति दे दी थी 1613 में।
और दोस्तों ये भी ध्यान रखिए कि 1616 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर से ही अजमेर में मिला था और अपने लिए अनेक सुविधाएं मांगी थी, जहांगीर ने दे दी थी। अब देखिए 1608 और 1616, अब आइए 1806 एवं 1806 के आसपास की 1803 में वही अंग्रेज अब दिल्ली पर कब्जा कर चुके हैं। आए थे व्यापारी बन गए शासक, और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर ही कब्जा कर लिए, और 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा कर लिए और 1806 ईस्वी में अकबर द्वितीय को अपने संरक्षण में मुग़ल बादशाह बनाए। तो यही होता है दोस्तों समय का फेर, इसलिए कहा जाता है कि समय होत बलवान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, स्वामी दयानंद सरस्वती, क्योंकि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए अनेक प्रयास किए थे, इसी संदर्भ में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि किसने कहा है कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, तिलक जी ने ऐसा कहा था। तिलक जी के बहुत कार्य हैं, इसको आगे देखेंगे। यहाँ ये देख लेते हैं कि उन्होंने गीता रहस्य लिखा है और जेल जाने वाले प्रथम पत्रकार हैं तिलक जी। उन्होंने आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव बताया था, और पूना में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्गूसन कॉलेज की स्थापना की थी। और भी कार्य हैं उनके, तो आगे देखा जाएगा उन सभी को। अगला है कि सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया। सत्यशोधक आंदोलन किसने चलाया? आंसर हो जाएगा सी, ज्योतिबा फुले। और इनकी बुक है जो बार बार पूछी जाती है कि किसने लिखा है, तो गुलामगिरी भी लिखा है ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। कब किया? 1829 में किया। किस नियम के तहत किया? तो नियम 17 के तहत किया। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग एक रणनीति के रूप में किया? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। तो इसको थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो उस समय के मिल मालिक थे वो श्रमिकों को एक प्लेग बोनस देते थे। उस समय गुजरात में प्लेग फैला था, तो उस कारण से मिल मालिक श्रमिकों को प्लेग बोनस देते थे, और फिर अब बंद कर दिए कुछ समय के बाद। और श्रमिक कहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद अब महंगाई बढ़ गई है, तब प्लेग बोनस को बंद न किया जाए। तो फिर मिल मालिक यह कहने लगे ठीक है 20% देते हैं, और श्रमिक मांग कर रहे थे 35% की। गांधी जी भी 35% की मांग कर रहे थे, और इसी बात नहीं बन पाई, समझौता नहीं हो पाया, तो गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। फिर देखिए मामला चला गया ट्रिब्यूनल में, और ट्रिब्यूनल ने 35% प्लेग बोनस देने की बात कही और वो लागू हुआ। तो पहला भूख हड़ताल गांधी जी का अहमदाबाद सत्याग्रह के समय कब हुआ? 1918 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा बी, बीपी वाडिया ने की थी। और इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में, और वर्साय संधि के तहत हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि तिनकठिया प्रथा से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, ये तिनकठिया प्रथा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था?
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष यानी 1936 में जब सम्मेलन हुआ तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद कहाँ के थे? गाजीपुर, अपने गाजीपुर के थे। और इसके मतलब किसान सभा के प्रथम महासचिव पूछे तो एन जी रंगा थे। और दोस्तों जो मतलब बक्सर का युद्ध था तो उसमें अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुग़ल सम्राट तीनों को अंग्रेज़ों ने एक साथ ही हरा दिया था और भारतीयों के बल पर ही भारतीयों को हराया था। इस संदर्भ में एक इतिहासकार हैं, वो बहुत ही अच्छा लिखते हैं कि बंगाल मतलब बक्सर की विजय से यह बात साबित हो जाती है कि कुत्ता कुत्ते को काटता है और अपने मालिक की रक्षा करता है। तो आज इतना ही दोस्तों। और चूँकि देखिए अब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ रही है, इसलिए हमें और अधिक कठोर परिश्रम सही दिशा में करना होगा। एवं हमें यह याद रखना होगा कि जो घिसता है वो चमकता है, चाहे बर्तन हो, लकड़ी हो, मार्बल हो, रत्न एवं आभूषण हो या इंसान ही क्यों न हो। क्योंकि दोस्तों देखिए सड़क पर पड़ा पत्थर जब अनगिनत छीनी एवं हथौड़े का वार सहता है तब जाके वह पत्थर मूर्ति का रूप लेता है एवं उसकी पूजा होती है। अतः अगर हम भी चाहते हैं कि हम समाज को कुछ लौटा सकें तो हमें कठोर परिश्रम सही दिशा में करना होगा। सबके प्रति कठोर पवित्र भावना रखनी होगी, एवं सत्कर्म करना होगा। तभी सभ्य समाज का निर्माण होगा एवं सभ्य समाज के निर्माण के बल पर ही भारत विश्व गुरु, विश्व शक्ति बनेगा एवं हम चाइना को भी एक न एक दिन जरूर पीछे छोड़ देंगे। इसी भावना के साथ दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार।